यहाँ पर हम देखेंगे कि कोकून की अवस्था कब आती है, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में, कोकून की अवस्था कब आती है। क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास हम करते हैं, आपको भी करना होगा। 3.9 की फ़ोटो प्रतिलिपि लीजिए, मतलब आप जेरोक्स करा के उसको लीजिए। फिर उसकी सारी रेशम कीट की जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। इसके बारे में हम भविष्य में एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं जब हमारी स्कूल चालू होगी। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट की जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखिए। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। हमने ऐसा एक वीडियो देखा है कि किस तरह से कोकूनों को बड़ा किया जाता है और कोकूनों को एकत्रित करके उसे फैक्ट्री में भेजा जाता है। रेशम कीट पालन। अब हम रेशम के कीट के पालन के बारे में देखेंगे। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। मादा मतलब आपको पता है, स्त्री जाति की मादा कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियां अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। जंगल में जहाँ वहाँ रेशम के जो कीट होते हैं वो अंडे रखते हैं और वहाँ से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन अंडों को इकट्ठा करते हैं। कहाँ पर? कपड़े की पट्टियों या फिर कागज़ पर उसे संग्रहित करके फिर रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूलित स्थितियों में रखते हैं। ठीक है, उचित ताप और जहाँ पर भेज की मात्रा अनुकूल हो ऐसी स्थिति में बांस की टोकरी होती है, उसमें उन्हें रखा जाता है। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आते हैं। लार्वा देखा है? छोटी छोटी इल्लियाँ होती है ना, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन दरअसल वह कीटकों के बच्चे होते हैं। तो ये जो लार्वा है यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्ष पर नई पत्तियां आती है। सावन के महीनों में जब हमारे शहतूत और सारे पेड़ पौधों पर नई पत्तियां आती है तभी हम लोग इल्लियाँ पालते हैं रेशम के कीट के। जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है, लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, लार्वा को हम कैटरपिलर के नाम से भी जानते हैं अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं। दिन रात वो लोग खाते हैं, हमने वो भी देखा। हमने पूरा जीवन चक्र एक वीडियो में देखा है। और आसाम में और आमाप साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, खाते ही रहते हैं तो बाद में वो क्या बन जाते हैं? लार्वा। जो छोटे छोटे लार्वा होते हैं वो बड़े बड़े कैटरपिलर इल्लियाँ, बड़े बड़े ईयड़ बन जाती है। ठीक है, कैटरपिलर बन जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 20 से 30 दिनों के बाद क्या होता है देखो, कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं। ठीक है, एक साइज़ आने के बाद वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कीड़े बन जाते हैं, उसके बाद वो खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। जहाँ पर हम लोग कोकून मतलब कैटरपिलर को पालते हैं, वहाँ क्या करते हैं वो पालने वाले, उन्हें छोटा छोटे खोखे या फिर बांस की छोटी छोटी बीच में उनको खाने बना के देते हैं, जिससे वो कहीं एक कोने में छुप जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं वहाँ पर वो अपनी रेशम के भीतर रेशे निकाल कर एक जगह पर चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं।
जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, अपने मुंह को अंग्रेजी 8 के आकार में घुमाते हैं और एक कोकून बना लेते हैं अपने आसपास और वो कोकून में छिप जाते हैं। रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट के विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के कुछ रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिसमें रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। तो कैसे होता है संसाधन, मतलब हम कोकून जो बना लेते हैं कैटरपिलर, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद अंदर वो कोकून में छुप जाता है। मतलब कुछ दिनों के बाद उसमें से नया पतंगा निकलता है। लेकिन ऐसा होने से पहले ही क्या होता है, ऐसा होने से पहले ही उसको गर्म पानी में उबाल लिया जाता है, जिससे क्या होता है उसकी भाप या फिर भाप में रखा जाता है। इससे क्या होता है, इस प्रक्रिया से रेशम के फाइबर जो होते हैं, जो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, वो पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और फिर वो जो रेशम के धागे होते हैं उसको रीलिंग की प्रक्रिया के द्वारा, विशेष मशीनों के द्वारा उसके क्या बनाए लिए जाते हैं, बुनकरों द्वारा उन्हें वो जो हमारे वो होते हैं ना बॉबिन, उसमें उसको घुमा लिया जाता है और फिर बुनकरों द्वारा उसका उपयोग होता है धागे बुनने के लिए। पहली जानना चाहती है क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार से की जाती है? तो बुनाई तो एक ही प्रकार से की जाती है लेकिन कताई शायद अलग तरह से की जाती होगी। यहाँ पर आपको प्रमुख शब्द है जो याद रख लेने हैं, जैसे कि कोकून, कीर्तित ऊन, रीलिंग, अभिमार्जन, रेशम कीट पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट, कैटरपिलर, संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। हम अगले वीडियो में अभ्यास देखेंगे।